लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका लीगल लिसनिंग पार्टनर चलते फिरते। आज हम भारत के राज्यों के कानूनी दुनिया में थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की। जी, यानी राज्य विधानमंडल। बिल्कुल, हमारा मिशन है विधानसभा और विधान परिषद की संरचना, उनकी शक्तियां और वो कैसे काम करते हैं, इसे बिल्कुल आसान बनाना। हाँ, और हमारा मकसद हर कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है कि ये किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए परीक्षा की तैयारी में भी मददगार साबित हो। तो चलिए इस जटिल लेकिन मुझे लगता है बहुत दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो राज्य विधानमंडल है, इसका संवैधानिक आधार क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहाँ बात की गई है। देखिए, इसकी नींव हमारे संविधान के पार्ट 6 में रखी गई है। पार्ट 6? जी, और खास तौर पर आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। ये सारे आर्टिकल्स पूरी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के संगठन, उसकी संरचना और शक्तियों के बारे में ही है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? केंद्र में 2 सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का होना अनिवार्य है। इट्स मैंडेटरी। पर राज्यों में ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर राज्यों में यूनिकैमरल सिस्टम है। यूनिकैमरल यानी एक सदनीय व्यवस्था। जी, जहाँ सिर्फ विधानसभा होती है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बाइकैमरल यानी 2 सदनीय व्यवस्था है। हाँ, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में बाइकैमरल व्यवस्था है, यानी यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मौजूद है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कोई राज्य ये कैसे तय करता है कि उसे विधान परिषद चाहिए या नहीं। क्या इसकी कोई प्रक्रिया है? हाँ, और ये प्रक्रिया आर्टिकल 169 में बताई गई है। अगर कोई राज्य विधान परिषद बनाना चाहता है या जो है उसे खत्म करना चाहता है। अच्छा, खत्म भी कर सकते हैं? जी हाँ, बना भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा को एक रेजोल्यूशन यानी एक प्रस्ताव पास करना होता है। और ये कोई साधारण प्रस्ताव तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। स्पेशल मेजॉरिटी, ये शब्द बार बार आता है, इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन की जो कुल सदस्यता है उसका बहुमत, और दूसरी, जितने सदस्य उस दिन उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत। मतलब एक डबल चेक जैसा। बिल्कुल। जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट एक साधारण कानून बनाकर उस परिषद को बना या खत्म कर सकती है। अच्छा, तो आखिरी फैसला पार्लियामेंट का है। जी, और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो विधान परिषद को लेकर इतनी बहस क्यों होती है? कुछ लोग इसे जरूरी क्यों नहीं मानते? देखिए, इसके जो आलोचक हैं वो इसे एक सफेद हाथी कहते हैं, व्हाइट एलिफेंट। सफेद हाथी? ये तो थाईलैंड की कहानी लगती है। हाँ, वही कहानी, जहाँ राजा किसी को सजा देने के लिए एक सफेद हाथी दे देता था और उसे पालने के खर्च में ही वो आदमी कंगाल हो जाता था। मतलब ये एक बहुत महंगा सदन है। महंगा है, और कई बार आलोचक कहते हैं कि ये विधानसभा द्वारा पास किए गए कानूनों में सिर्फ देरी का कारण बनता है। इसीलिए इसे सेकेंडरी हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शक्तियां बहुत सीमित हैं। और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? इसके पक्षधर कहते हैं कि ये विधानसभा के जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक चेक का काम करता है। एक तरह का कूलिंग चेंबर। जी, और साथ ही इसमें साहित्य, कला, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, तो सदन को उनके ज्ञान का लाभ मिलता है। ये तो बड़ा अस्थिर सा लगता है। मतलब कोई सरकार आए और बना दे, दूसरी आई और खत्म कर दे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आंध्र प्रदेश है। वहां 1957 में परिषद बनी, फिर 1985 में खत्म हो गई और 2007 में उसे फिर से बना दिया गया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। चलिए अब जरा दोनों सदनों की संरचना मतलब कॉम्पोजिशन को समझते हैं। विधानसभा से शुरू करते हैं। ठीक है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। 500 और 60। जी, हालांकि कुछ छोटे राज्य हैं जैसे गोवा, सिक्किम, वहां जनसंख्या कम होने के कारण ये संख्या 60 से भी कम है। और इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? इनका चुनाव तो सीधा जनता करती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। यानी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर नागरिक वोट देता है। जी। सीटों का बंटवारा कैसे होता है? क्या हर जिले से बराबर लोग आते हैं?
नहीं, ये जनसंख्या के आधार पर होता है। इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है। परिसीमन आयोग? हाँ, इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हर निर्वाचन क्षेत्र मतलब कंस्टिट्यूएंसी में जनसंख्या और सीटों का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक जैसा रहे, ताकि हर वोट की कीमत बराबर हो। बिल्कुल। और इसके अलावा जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटें रिजर्व्ड होती हैं। ठीक है, ये तो विधानसभा की बात हुई। अब उस जटिल पहेली पर आते हैं, विधान परिषद। उसकी संरचना कैसी होती है? हाँ, वो वाकई में जटिल है, क्योंकि इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पहले तो इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 मतलब 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके सदस्य आते कहाँ से हैं? इसका बंटवारा बहुत दिलचस्प है। 1/3 सदस्य आते हैं स्थानीय निकायों से, जैसे नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड। अच्छा, लोकल बॉडीज से। जी। फिर अगले 1/3 सदस्य राज्य के एमएलएस चुनते हैं, यानी विधायक ही चुनते हैं। हाँ। फिर 112 सदस्य राज्य के ग्रेजुएट्स द्वारा चुने जाते हैं, ग्रेजुएट्स, ये तो बहुत यूनिक है ना? और अगले 112 सदस्य टीचर्स चुनते हैं, वो टीचर्स जो कम से कम 3 साल से सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हों। और बाकी बचे हुए? बाकी जो 16 सदस्य बचे, उन्हें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ये लोग साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। अब बात करते हैं इन सदनों के कार्यकाल की। क्या दोनों 5 साल के लिए होते हैं? नहीं, यहाँ भी बहुत बड़ा अंतर है। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, लोकसभा की तरह। जी। लेकिन इसे समय से पहले गवर्नर भंग कर सकते हैं, मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और विधान परिषद? वो एक स्थायी सदन है, हाँ, अ परमानेंट बॉडी। वो कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा की तरह। बिल्कुल। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। और सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? देखिए, दोनों सदनों के लिए भारत का नागरिक होना तो जरूरी है। उम्र का फर्क है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होगी। जी बिल्कुल सही। और किन आधारों पर किसी सदस्य को अयोग्य मतलब डिस्क्वालीफाई ठहराया जा सकता है? इसके कई आधार हैं, जैसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण कर ले, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या दिवालिया हो जाए। ये तो सामान्य बातें हो गई। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951 के तहत अयोग्यता। उसमें क्या है? उसके तहत अगर किसी सदस्य को किसी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और दल बदल यानी डिफेक्शन के बारे में क्या नियम है? उसके लिए संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल है। अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। और इस पर अंतिम फैसला किसका होता है? अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है, यानी स्पीकर या चेयरमैन का। लेकिन उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कानून कैसे बनते हैं? विधायी प्रक्रिया। बिल्कुल। पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की, यानी ऑर्डिनरी बिल की। ठीक है। ये किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अब मान लीजिए एक सदन से पास होकर बिल दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया, तब क्या होगा? संसद में तो ऐसी स्थिति में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। यही सबसे बड़ा अंतर है। राज्य विधानमंडल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है ही नहीं। कोई जॉइंट सिटिंग नहीं? तो फिर विधान परिषद किसी साधारण बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। बस 4 महीने? हाँ, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना। उसके बाद बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। यानी विधान परिषद की कोई खास शक्ति है ही नहीं। साधारण बिल पर तो नहीं। इससे विधानसभा की सर्वोच्चता साबित होती है। और मनी बिल के मामले में मुझे लगता है वहां तो शक्तियां और भी कम होंगी। बहुत कम। मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है, वो भी गवर्नर की पूर्व अनुमति से। सिर्फ विधानसभा में? जी। और विधान परिषद इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके सुझाव मानना या ना मानना ये पूरी तरह विधानसभा पर निर्भर करता है। और ये कौन तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं?
ये तय करने की अंतिम शक्ति विधानसभा के स्पीकर के पास ही होती है। अच्छा, एक और सवाल। अगर विधानसभा भंग हो जाए तो जो बिल पेंडिंग है उनका क्या होता है? इसका एक सरल नियम है। अगर कोई बिल विधानसभा में लंबित है तो वो लैप्स हो जाता है, मतलब खत्म। अगर कोई बिल विधानसभा से पास हो गया है लेकिन परिषद में लंबित है तो वो भी लैप्स हो जाता है। और अगर बिल परिषद में शुरू हुआ हो? हाँ, अगर कोई बिल परिषद में लंबित है और विधानसभा तक पहुंचा ही नहीं है तो वो लैप्स नहीं होता। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो एकदम साफ है कि राज्य विधानमंडल में सारी शक्तियां असल में विधानसभा के पास ही हैं। विधान परिषद की भूमिका काफी सीमित है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या विधान परिषद वास्तव में एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है या फिर ये केवल एक राजनीतिक रूप से महंगा और अप्रभावी सदन बनकर रह गया है? और क्या आज के दौर में इसे सुधार की जरूरत है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस विषय पे और जानना चाहते हैं या आपकी कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।